हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड्स, आज हम 7th क्लास का मैथ का पेपर जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर तरह की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथ में वीडियो को लाइक करें। तो 7th क्लास का पेपर जो मैथ का है उसका फर्स्ट सेक्शन ए, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन करते हैं जी। द वैल्यू ऑफ -8 -4 इज़, ठीक है जी। इसके हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसे हमने सॉल्व करना है। अगर हम इसे पंजाबी में डिस्कस करें तो इसका आ जाएगा कि मुੱਲ पता करो, -8 ते -4 का मुੱਲ पता करो, ठीक है जी। साथ साथ मैं आपको पंजाबी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा, लेकिन जब पेपर इंग्लिश में है तो मैं चाहूँगा कि इंग्लिश में ही करवा दूँ, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसका मुੱਲ पता करना है। तो -8 माइनस से -4, ठीक है जी। जब इसे हमने सॉल्व करना तो यहाँ पे आ जाएगी -8, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ब्रेक होगी तो इसका साइन जो है चेंज हो जाता है, ठीक है जी। याद रखना, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के जो अंदर साइन है वो चेंज होता है। मींस अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो वो प्लस होगा, अगर वो प्लस है तो माइनस होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चनों में बस यही पॉइंट होता है। तो आज जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास रह गया -8 + 4, ठीक है जी। अब हमारे पास दो डिजिट आ गए, एक -8 और एक +4। तो -8 में से 4 निकालेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, -4 इज़ द राइट आंसर। अब हमारे पास ऑप्शन ए है -12, बी 4 है, सी है -4। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ 2 3/4, ठीक है। इसका भी हमने मूल्य पता करना है। अब यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ का मीन्स होता है कि इस क्वेश्चन को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे लिख दिया 1/2 इंटू, अब ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं, 2 × 4 कितना हो गया 8, और जो आपके पास नोमरेटर है उसे हम ऐड करेंगे 3, तो कितना आ गया हमारे पास 11/4। इस चीज़ को ध्यान रखना जी। 4 × 2 आ गया 8, प्लस करेंगे 3, यानी कि ऐसे आ जाएगा जी आपका 2 × 4 + 3। नीचे जो है आपका डिनोमिनेटर वो सेम रहेगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 11/4, ठीक है जी। यहाँ पे लिख दिया 11/4, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करना है तो पहले हमने देखना है क्रॉस में कोई चीज़ कैंसिल तो नहीं होती। उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है, नोमरेटर नोमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 1 के साथ किया मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 11। नीचे 2 × 4 इसे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब हमारे पास 11/8 क्वेश्चन का आंसर नहीं है जहाँ पे कोई, ठीक है जी। 11/8 है। फिर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है जी। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये भी देख लो कि ये हमारे पास 11 है, इसे हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 × 8, तो रिमाइंडर कितना आ गया 3, ठीक है जी। अब इसको हमने कैसे लिखना है, जो तो इसका आंसर आ चुका है, जहाँ तक सॉल्व हो चुका है 1 तक सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है जी। और ये जो रिमाइंडर बचा है ये आ जाएगा ऊपर नोमरेटर में, और नीचे आ जाएगा आपके पास 8 ही रहना है। अगर हम फिर इसको कैलकुलेशन करें तो 1 × 8 8, ठीक है, प्लस करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा 11। तो अब ये देखते हैं आंसर हमारे पास कौन है। इसका आंसर है जी ऑप्शन बी, ठीक है जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। द वेट in kg of 15 students a class are
38 42 35 42 45 50 32 43 40 43 भी है, 36 38 43 38 43। द मोड ऑफ द गिवन, इसमें मोड निकालना जी, ठीक है जी। तो इसे अगर पंजाबी में ट्रांसलेट करें तो कहता है कि 15 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनका जो भार केजी में दिया है, जैसे 38 केजी, 42 केजी, 35 केजी, तो इसका मोड निकालना है। मोड को हम पंजाबी में बोलते हैं बहुलक, ठीक है जी, याद रखना। मोड का क्या आ जाएगा जी, बहुलक निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो निकालते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले इस डाटे को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में किया है, जिसे हम बोलते हैं बढ़ते क्रम। तो पहले आ गया आपके पास 32 35 36 38 38 38 42 42, ठीक है जी। यहाँ से देख देख के लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें देखना है भी कौन सा डिजिट जो है मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं 38 की, तो 38 हमारे पास कितना रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। 42 की करते 1 2 2 बार, 1 2 3 4। अगर 43 की बात करते हैं तो ये कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स। बाकी कोई डिजिट और कोई रिपीट नहीं है। तो जो डिजिट हमारा मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है, वो ज़्यादा बार आता है वो डिजिट, वही हमारा बहुलक होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा जी 43 इज़ द राइट आंसर। 43 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द रन्स रिकॉर्ड इन ए क्रिकेट मैच वाई 11 प्लेयर, हमारे पास 11 प्लेयर है और ये उसका स्कोर है द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो इसका हमने मीडियन निकालना है। तो कहता है कि हमारे पास जो एक क्रिकेट का मैच है उसमें 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके जो स्कोर है वो 6 है, 15, 120 है, 50 है, 100 है, 80 है, और ये डाटा सारा उसके स्कोर का है। तो उसका हमने मीडियन निकालना है। मीडियन को पंजाबी में बोलते हैं जी मध्यिका, ठीक है जी, याद रखना आपने, क्या है, मध्यिका। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम इसे भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो आप, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो पहले हम कर रहे हैं बढ़ते क्रम। आ गया 6 8 10 15, आप देख रहे हो, ठीक है, 80 ये आ गया। तो उसके बाद हमने देखना है कि इसमें ये टोटल नंबर है कितने हैं जो हमें गिवन दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है जी। तो ये 11 नंबर है हमारे पास, तो इसे हमने कैलकुलेट करना है। तो मध्यिका का मैंने पहले भी क्वेश्चन काफ़ी करवाए हैं मध्यिका के। तो मध्यिका को जैसे हम सॉल्व करते हैं तो इसमें दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास इवन नंबर आता है, एक फार्मूला होता है ओड नंबर आता है। तो यहाँ पे 11 है, तो 11 क्या है हमारे पास, ओड नंबर। ओड नंबर का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आ जाएगा n+1/2, ठीक है जी, n+1/2th टर्म, ठीक है जी, ये टर्म आती है हमारे पास। और ये 11 n कितना हमारे पास, n11 +1/2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 12/2। तो इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6th टर्म, क्या आ जाएगा, 6th टर्म। तो अब इसमें से हमने देखनी है 6 टर्म कौन से, 1 2 3 4 5, तो ये आ गई हमारे पास 6 टर्म। तो क्या आंसर बना इसका, 15। अब देखते हैं इसकी ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 6 है, 8 है, 10 है, और ये आ गई 15। डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट थ्राइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 29 इज़ 11, ठीक है जी। इसके हमने एक इक्वेशन बनानी है कि थ्राइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 29, ठीक है जी। तो सपोज करो अगर हम एक नंबर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं एक नंबर हमारे पास x, लेट नंबर लेट कर लिया हमने x, तो इसके थ्राइस क्या होगा, इसके थ्राइस होगा 3x, क्लियर, इसके थ्राइस क्या होगा 3x। तो इस नंबर को सब्ट्रैक्टेड करना है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 29, ठीक है। तो 29th, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29, हम पहले लिखेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट करना है।
तो माइनस आ जाएगा 3x और ये किसके इक्वल आ जाएगा जी 11 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है जी। तो जो अब हमारे पास ये ऑप्शन दी है तो कौन सा इसका आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी 29 माइनस 3x इज इक्वल टू 11। क्लियर है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीमेंट ऑफ 62 इज, कंप्लीमेंट होता है जी 90 डिग्री। कंप्लीमेंट क्या होता है 90 डिग्री, तो इसका जो सम ऑफ है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास एक एंगल, सपोज करो कि एक एंगल हमारे पास ए है, तो उसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो अगर हमने बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो एंगल ए प्लस बी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है जी, कंप्लीमेंट होता है कि दोनों एंगलों का जो जोड़ है वो 90 डिग्री आना चाहिए। अब हमारे पास एक एंगल कितना दी है 62, तो एंगल हमने बी निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 90। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस 62, तो आप इसे माइनस करो तो कितना आ जाएगा जी 8, यहाँ रह गया 8 और 2 28, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी इज़ द 28 डिग्री। वैसे भी आप ऐसे सिंप्लीफाई भी नहीं करना, शॉर्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ 90 में से ये निकाल लो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पे कंप्लीमेंट की जगह पे क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट, तो उसे आपने याद रखना है कि सप्लीमेंट में सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री होते हैं, कंप्लीमेंट में सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री रखते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है 7th, हाउ मैनी एल्टीट्यूड कैन हैव ए ट्राइंगल हैव। ठीक है, तो इस एक ट्राइंगल है हमारे पास, तो इसमें आप कितने एल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्टीट्यूड होते हैं हमारे पास जिसे बोलते हैं लंब। तो जैसे ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो इसके कितने एल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं, हाउ मैनी एल्टीट्यूड कैन हैव ए, ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं। तो एक ट्राइंगल एल्टीट्यूड सपोज करो आप ए बी और सी से करते हैं, एक आपने ए से कर दिया ये एल्टीट्यूड हो गया, एक आप बी से भी कर सकते हैं ड्रा, ये हो गया, एक आप सी से भी कर सकते हैं ड्रा। ठीक है जी, तो ये कितने हो गए हमारे पास, ऑप्शन आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर देन पी डी इज़ कॉल्ड ऑफ द ट्राइंगल। तो इसमें दिया एल्टीट्यूड मीडियन, तो नन ऑफ द एबव। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो डी जो है ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है जी, तो हमने निकालना है कि इसका ये एल्टीट्यूड कहेंगे, एल्टीट्यूड के मैंने बोला कि इसे लंब बोलते हैं, मीडियन को बोलते हैं मध्यम, त्रिकोण का मध्यम मीडियन। तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ दिस की कोई भी नहीं आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी मीडियन। ठीक है जी, कोई भी लाइन जो मध्य बिंदु से होकर जाती है उसे हम बोलते हैं मीडियम। ठीक है जी, पंजाबी में उसे बोल देंगे मध्यम, त्रिकोण का मध्यम, जो लाइन मध्यम से होकर आती है उसे हम बोलते हैं मध्यम। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास मीडियन। ठीक है जी, हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल है आर पी क्यू, तो ट्राइंगल है जेड एक्स वाई। तो इसमें हमने कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बताना है। तो कॉन्ग्रुएंस को हम बोलते हैं सर्वांग सम पंजाबी में। ठीक है जी, सर्वांग सम। तो इसमें कुछ इसके रूल होते हैं, जैसे एस 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 इसे बोलते हैं भुजा 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 या साइड साइड साइड। ठीक है जी, आर एच एस होता है राइट एंगल हाइपार्टिन्यूज साइड्स, ए होता है कौन कौन कौन। ठीक है, उसके बाद आ गया ए आ गया एंगल साइड एंगल, जहाँ जाता है एस यानी कि साइड एंगल साइड। तो सबसे पहले देखना क्या है, आर पी इज इक्वल टू जेड एक्स। तो आर पी ये है, ये किसके इक्वल है जेड एक्स, तो मैंने यहाँ पे वन लाइन लगानी आर पी इज इक्वल टू जेड एक्स। क्लियर। सेकंड पॉइंट है आर क्यू इक्वल टू जेड वाई, तो आर क्यू ये है, इसमें दो लाइनें लगा ली, ये इक्वल हो गया जेड वाई के। उसके बाद आ गया एंगल, तो एंगल क्या है पी आर क्यू। तो मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया कि जो एंगल है वो सेंटर वाला जो डिजिट होता है हमारे पास, सेंटर वाला जो नंबर है उसे काउंट करते हैं एंगल में। जैसे लिखा पी आर क्यू, तो आपने देखना पी आर क्यू।
ठीक है। अगर आप क्यू से भी चलोगे तो भी जो है आर सेंटर में आएगा, क्यू आर पी। क्लियर जी। जे एंगल, ये किसके एंगल इक्वल आ गया, जे एंगल एक्स जेड वाई, ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। तो अब हमने देखना है कौन सा क्राइटेरिया बनना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन गया, पहले क्या आ गई, साइड इक्वल आ गई, यहाँ पे क्या आ गया, साइड, ठीक है जी। दूसरा जहाँ पे भी क्या आ गया, साइड, और यहाँ पे क्या आ गया, एंगल। तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या बना क्या कि पहले आई साइड एस, फिर आ गया एंगल, फिर आ गया साइड, तो ये चीज़ बन जाएगी। तो इसमें ऑप्शन आएगी हमारे पास ऑप्शन सी, एस ए एस, साइड एंगल साइड, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास 10 है, वट इज साइड इंक्लूड बिटवीन द एंगल एम एंड एन ऑफ ट्राइंगल एम एन पी। ये हमारे पास ट्राइंगल है एम एन पी। तो कहता है वट इज द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल एम। अगर हम एंगल एम की बात करें और एंगल एन की बात करें तो इसमें साइड कौन सी इंक्लूडेड है, तो आप देख सकते हैं इसमें साइड कौन सी इंक्लूडेड होगी, एम एन। हमारे पास ऑप्शन दिया कि साइड क्या, एन पी साइड जे है, ये इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद एम एन, तो जो एम एन है हमारे पास ये साइड है, इसके ऊपर एम पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एन पे एंगल बन रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन आ गया एम एन इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द रेशियो ऑफ 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो रेशियो को जैसे हमारे पास आ गया 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या कर लिया, यूनिट तो इसके सेम, पहले यूनिट सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे करते हैं कि 9 मीटर और नीचे क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। तो रेशियो में इस चीज़ का ध्यान रखना, इसके यूनिट सेम होने चाहिए। तो इसके यूनिट सेम करने के लिए ऊपर हम सेंटीमीटर बनाएंगे, तो कितना 9 मीटर का सेंटीमीटर कितना आ जाएगा जी, 900 सेंटीमीटर, और नीचे कितना आ गया 27, सॉरी 7 नहीं है 27 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 27, ठीक है जी। अब इसे हम 3 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 द 9, ओ सॉरी 3 3 द 9, और 9 3 द 27, ठीक है जी। तो 9 1 द 3 1 द 3 और 3 3 द 9, ठीक है जी। तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, ये तो 9 के साथ कैंसिल करने हैं, तो यहाँ पे बच गया 0 और यहाँ पे बच गया 1, यानी कि 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 3, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है, 100:3। क्लियर है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो 9 है बाय 27, ये यूनिट सेम नहीं है क्योंकि ऊपर मीटर है नीचे सेंटीमीटर है, तो इसके यूनिट सेम करेंगे, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, अब इसे कैंसिल कर लिया, ठीक है। 3 3 द 9, तो 9 3 द 27, और 3 1 द 3 और 3 3 द 9, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 100 और जहाँ पे बच गया 3, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट द 5/4 एज परसेंट। तो इसको हमने परसेंटेज में निकालना है, वह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी हम किसी क्वेश्चन को परसेंटेज में निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारे पास रेशियो जहाँ कोई भी डिजिट दिया है उसे हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज में। तो जैसे यहाँ पे है 5/4, इसको परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई कर दिया 100, 4 1 द 4, तो 25 × 4 आ जाएगा 100, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 × 5, तो कितना आ गया 125%। तो इसका ऑप्शन आ गया जी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं सेक्शन बी, जो 2 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन को हमने प्रोडक्ट करना है, जिसे मल्टीप्लाई कह लो या आप कह लो गुना करना, ठीक है जी। तो हमारे पास ये 1 - 5 × 4 -4, तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कहने का मीन्स जैसे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, पहले देखें माइनस कितना, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस और माइनस फिर माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, ठीक है।
फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 20 इंटू 6 ये कितना आ जाएगा 120। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। जहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लिया -5 आ गया, फिर इसे मल्टीप्लाई किया -24 प्लस आ गया, फिर 5 और 24 को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा -120। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है मल्टीप्लाई एंड एक्सपेक्ट्स द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है जी, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो कैसे करेंगे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है 5 इंटू 6 3/4। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसे जैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, आ जाएगा 24 प्लस 3 कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 इंटू 27/4। तो मल्टीप्लाई में है कि अगर कोई चीज़ पहले कैंसिल होती है तो कैंसिल कर लो, उसके बाद न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 135/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे आगे हमने कहता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही बताना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में पीछे भी डिस्कस किया है कि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 135 को 4 के साथ, तो 4 3 का कितना आ गया 12, तो 1 आ गया, फिर 4 4 द 16, तो ये भी 3 के साथ ही आएगा, 4 3 द 12, तो कितना बच गया रिमाइंडर आपके पास 3। ठीक है, जहाँ तक डिवाइड हुआ है तो वो आ जाएगा 33, रिमाइंडर जो है वो नुमरेटर की जगह पे आ जाएगा और नीचे 4 ही आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया 33/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट। ठीक है जी, ये आपने बताना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी है 7n + 5 = 19 और n की वैल्यू दी हुई है -2। तो आपने चेक करना है कि ये इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम जहाँ में लिख लेते हैं 7n + 5 = 19 और n की वैल्यू क्या दी हुई है -2। फिर 7 - 2 जहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे +5, बाकी कंडीशन सेम वैसे ही रहेगी। अब इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास -14 + 5 = 19, तो -9। यहाँ पे इसका जो डिफरेंस निकालेंगे -14 + 5 तो कितना आ जाएगा हमारे पास -9, और इधर क्या है 19। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, कहने का मतलब जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो देयर इज n = -2 इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कि इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन नहीं है। अगर हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती हैं, तो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो वो तो सोल्यूशन होगा। लेकिन इस केस में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर नेम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे दिए एडजेसेंट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हमारे पास डायग्राम है। तो एडजेसेंट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया कि सम ऑफ टू एंगल का जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है जी, सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री। तो एडजेसेंट्स का होता है कि उसमें एक जो वर्टेक्स होता है वो कॉमन आता है, वर्टेक्स होता है वो कॉमन आता है। जैसे आप देख रहे हो ये एंगल मैं कर रहा हूँ बात, एंगल BOA। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल BOA। उसके बाद एंगल है AOE, एंगल का नाम लेते हैं AOE। तो इन दोनों एंगल में आपने देखा होगा कि ये जो वर्टेक्स AO है ये कॉमन है, ये इस एंगल के साथ भी आ रहा है और इस एंगल के साथ भी आ रहा है, और इन दोनों का जो सम है वो कितना है कम्प्लीमेंट्री है, वो आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो कहते हैं एडजेसेंट्स एंगल्स 90 डिग्री, एडजेसेंट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये इसके एडजेसेंट्स एंगल हो गए। अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल करें तो सप्लीमेंट्री एंगल में मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल में सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या आ जाएगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल ये आ गया आपके पास, ये आ गया
BOE प्लस एंगल EOD। क्लियर है जी, ये वाला एंगल आ गया, उसके बाद ये वाला एंगल आ गया, तो ये याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई टू पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आपने आइडेंटिफाई करनी है इसमें भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन से हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम है, एक लाइन ये दी गया AB है और एक हमारे पास CD है, एक हमारे पास O है। तो इसमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन से टू पेयर बताने हैं, कौन से हो सकते हैं टू पेयर। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर करते हैं। यहाँ ये दो लाइनें आपस में कट करती हैं, क्रॉस का ये निशान बनता है, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे शॉर्ट में करते हैं एंगल ए है, B है, ये C है, ये D है, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो O है। तो अगर ये एंगल AOB ये किसके इक्वल होगा, एंगल DOC के। अगर हम इस एंगल की बात करें, यहाँ पे मैं दो लाइनें लगा देता हूँ, तो ये होगा एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये याद रखना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हम ऐसे शो करते हैं। तो आप इसमें टू पेयर आइडेंटिफाई बड़े आराम से कर सकते हैं। तो पहला पेयर कौन सा आ गया इसमें, AOD। अब आप दूसरा इसका ऑपोजिट कौन सा आगा, ये वाला क्रॉस दिखाई दे रहा है आपको, तो ये एंगल आ गया BOC, एंगल आ गया BOC। दूसरा इसमें हम ये वाला एंगल करेंगे, क्रॉस इसके साथ लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल आप लिख सकते हैं BOD या DOB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं BOD। ये पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये काफ़ी अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास ट्रायंगल दी गई है, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल होता है बाहर वाला कोण, जो ट्रायंगल के बाहर कोण बनता है, एक्सटीरियर एंगल। और ये आगे इंटीरियर एंगल, जो एंगल अंदर बने हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, कि जो एक्सटीरियर एंगल है इसके जो दो इंटरनल एंगल है उनके जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पे फार्मूला लगा, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है x, और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या है 30 40 प्लस कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 70। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 70 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमने यूज़ किया है, इसको आपने याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है 18, इन कंप्यूटर लैब देयर 3 कंप्यूटर फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, हाउ मैनी कंप्यूटर विल नीड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं। कहते हैं कि एक कंप्यूटर की लैब है, उसमें 3 कंप्यूटर हैं फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, यानी कि 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर है। हाउ मैनी कंप्यूटर, कितने कंप्यूटर चाहिए हमारे पास, अगर बच्चे हमारे पास हैं 24, यानी कि 24 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने कंप्यूटर चाहिए। तो इसको हम बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 6 स्टूडेंट्स है, तो 6 स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर कितने चाहिए जी 3। तो एक स्टूडेंट्स के लिए कितने जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, इसको यूनिट यूज़ कर लेंगे इसमें 3/6, तो इसे कैंसिल करेंगे 3/6। ठीक है जी, ऐसे रहने देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद आ गया 1 स्टूडेंट को चाहिए 3/6। अगर हमारे पास स्टूडेंट है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, तो 3/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ, तो 6 4 द 24, तो 3 × 4 कितना आ गया जी 12। तो इसका आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 12 आ गया। वैसे भी अगर हम गैस करना चाहें तो हम ऐसे भी गैस कर सकते हैं कि 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए हमें, तो 6 का हाफ कितना हो गया 3। अगर हमारे पास 24 स्टूडेंट हैं तो उसके लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, 24 का हाफ कर लो तो कितना आ जाएगा जी 12। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 3 मार्क्स का, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग कंप्लीट प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर्टी यूज़ करके से प्रोडक्ट करना है। ठीक है जी, तो
प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो इसमें आप देख रहे हैं इक्वेशन में 625 है और ये 625 है। तो इसमें क्या करना है हमने, पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाता है। इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि इसमें से जो डिजिट अगर सेम है तो उसे हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सेम क्या है 625, इसको कॉमन निकाल लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, 625 की जगह क्या बच गया 1, यहाँ पे आ गया -35 प्लस का प्लस आ गया और यहाँ पे क्या बच गया -1। ध्यान रखना यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे 625 बाहर निकाला तो 1 नहीं लिखना है क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है, इंटू 65, ठीक है जी। अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया -35, इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना -65। तो 625 को मल्टीप्लाई किया -100 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 2 जीरो इसके साथ ऐड हो जाएगी, साथ में लग जाएगा माइनस, यानी कि 62,500, ठीक है जी, माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकें 11.2 0.15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 टू द 10 आ जाएगा, 5 1 द 5 6 आ गया, 5 द 5 आ गया, 1 के साथ करेंगे। अब इसमें मेन चीज़ है कि हमने डेसिमल लगाना है, बस ये चीज़ है। तो जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ बीच में कोई डेसिमल नहीं लगाएंगे। जब हमारा आंसर आ जाएगा तो डेसिमल कैसे करना है, तो डेसिमल यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ से काउंट करना 1 2 3, तो यहाँ पे हम डिजिट करेंगे 1 2 3, तो ये यहाँ पे डेसिमल इसका लगा देंगे। क्लियर है जी, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। ऐसे ही ये हमारा क्वेश्चन है, इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मेन चीज़ देखनी है आपने कि डेसिमल कहाँ पे लगाना है, ठीक है जी। तो डेसिमल डिजिट यहाँ से काउंट कर दे 1 2 और यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ भी जो डेसिमल है 1 2 3, 3 डिजिट के बाद जो है डेसिमल लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। आप देख सकते हैं 11.475, इसमें बस यही पॉइंट है, मल्टीप्लाई करके आपने डेसिमल को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained बाय ए ग्रुप स्टूडेंट्स इन ए साइंस टेस्ट 85 76 90 85 39 48 56 95 81 75। फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड क्या करना, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स obtained द स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ द मार्क्स एंड मीन मार्क्स obtained बाय द ग्रुप, ठीक है जी। तो कहता है कि हमारे पास जो है आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, साइंस का टेस्ट हुआ है। तो साइंस के टेस्ट में बच्चों ने नंबर लिए हैं 85 है, 76 है, 90 है, ये नंबर लिए हैं, एंड में 75 है। आपने फाइंड करना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर किस स्टूडेंट्स का है और लोएस्ट मार्क्स बताने हैं। उसके बाद बतानी है हमने रेंज, उसके बाद इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इस डाटा को हम एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बढ़ते क्रम में, ताकि हमें पता चल जाएगा ईजिली कि इसमें हाईएस्ट कौन सा है और लोएस्ट कौन सा है। तो जैसे हमारे पास आ गया 39 48 56 75 76 81, ठीक है जी, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब इसमें से देखें हमने फाइंड आउट करना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो इसमें 39 क्या हुआ लोएस्ट, 39 क्या हो गया लोएस्ट, और हाईएस्ट कितना हो गया जी 95। तो इस डाटा को जैसे आप अरेंज करोगे तो आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा कि इसमें हाईएस्ट मार्क्स कौन से है और लोएस्ट मार्क्स कौन से। क्लियर जी। अब हमने निकालनी है जी रेंज। तो रेंज का जो फार्मूला होता है, रेंज जो हमारे होता है, रेंज होता है हाईएस्ट नंबर, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट नंबर एंड लोएस्ट नंबर, ठीक है जी। रेंज आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट नंबर एंड लोएस्ट नंबर, उसे हम बोलते हैं रेंज। तो हाईएस्ट नंबर कितना है 95, लोएस्ट कितना है 39, माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया जी 56। तो सेकंड का आंसर आ गया 56, क्या आ गया इसकी रेंज। थर्ड पॉइंट में हमने फाइंड आउट करना मीन, ठीक है, इसका मध्यमान ज्ञात करना है। तो मीन निकालने के लिए क्या है, जितना हमारे पास ये डाटा गिवन दिया हुआ है इसे हम प्लस करेंगे और टोटल नंबर के साथ डिवाइड करेंगे।
तो डाटा हमारे पास कितने स्टूडेंट्स का है, 10 स्टूडेंट्स का डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास 10 स्टूडेंट है। तो 10 स्टूडेंट्स के जो जितने नंबर आए हैं इसे हमने ऐड कर लिया, वो बन गया 730 और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 10। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 73। ठीक है जी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 23rd क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं 4 ब्रैकेट में लिखा है m+3 इज इक्वल टू 18। तो पहले आ जाएगा 4m + 4 3 दैट 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे, 4m को अलग कर दिया और 12 दूसरी साइड में चला गया, माइनस आ जाएगा। और 4m और 18 - 12 कितना बच गया आपके पास 6। तो m की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 बाई आ जाएगा 4, 6 बाई आ जाएगा 4। तो इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो 3 टू द 6 2 टू द 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन है, पहले हमने 22 डिस्कस किया है। 23rd क्वेश्चन है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो इन L पैरेलल M। तो ये हमारे पास दो रेखाएं दी हैं, एक रेखा L है और एक रेखा दी हुई है M। ये कहता है दोनों जो रेखाएं हैं आपस में समानांतर, ये जो साइन लगा हुआ है पैरेलल का इसे बोलते हैं समानांतर रेखाएं। ठीक है। तो इसमें जहाँ पे x लिखा हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो दो समानांतर रेखाएं हैं तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो इसे फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। हमें पता है कि ये जो एंगल है, ये लाइन क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल पे जो कोण बनता है, जो स्ट्रेट एंगल पे जो कोण बनता है उसका सम ऑफ कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 110 डिग्री है और यहाँ पे मैंने इसको लेट कर लिया कि ये एंगल है 1। तो एंगल 110 प्लस एंगल 1 ये कितना आ गया 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। क्यों, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे हम एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल 1 कितना आ गया 180 - 100, तो ये कितना आ गया 110, सॉरी। तो डिफरेंस करके कितना आ जाएगा जी 70। तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया 70। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक ही साइड के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होते हैं, इसीलिए एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 70 डिग्री। एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री, ये आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें जो अननोन वैल्यू है x y की ये आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के बाहर कोण बना 80। तो ट्राइंगल का सम ऑफ तो हम लगा सकते हैं, लेकिन ट्राइंगल का भी जैसे हम एंगल निकालते हैं तो उसमें दो एंगल का होना ज़रूरी होता है, फिर हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं कौन सा एंगल और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करेंगे हम एंगल वाई। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल 80, ये कौन सा हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे क्रॉस बना होता है तो वहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की कंडीशन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे y एंगल आ गया 80 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर है। अब हम लेते हैं ये ट्राइंगल, ट्राइंगल सम ऑफ 3 एंगल इज़ 180 डिग्री। तो इसके 3 एंगल हो गए एंगल 50 प्लस एंगल y प्लस एंगल x, ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो 50 आ गया। y की वैल्यू अभी हमने निकाली है 80 डिग्री, यहाँ पे 80 पुट कर दिया। x हम फाइंड आउट कर लेंगे, जहाँ से 180 आ गया, इसको प्लस करके कितना आ गया 130 प्लस x, ये आ गया 180 डिग्री, और x की वैल्यू आ गई 180 - 130, तो कितना आ गया 50 डिग्री आंसर आ गया इसका जी। कितना आ गया जी 50 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y फॉलोइंग फिगर्स। नेक्स्ट फिगर देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो ये हमारे पास डायग्राम है, तो इसमें एंगल 50 है, 60 है और ये y है और x है। तो ये हमने पीछे भी क्वेश्चन डिस्कस किया है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है जी। तो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल,
तो एंगल एक्स जो है वो आ जाएगा एंगल 50 + 60, दोनों एंगलों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 110। अब हमने एंगल की वैल्यू निकालनी है वाई की। तो अब एंगल एक्स और वाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे शो हो रहा है एंगल। तो एंगल यहाँ पे नोट कर लेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी एंगल 180 माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 110, तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो इसका मीन्स y की वैल्यू आ गई हमारे पास 70 डिग्री और x की वैल्यू आ गई 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर्स ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। तो ये हमने डाटा फाइंड आउट करना। स्टेट 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ए डी बी एंड ए डी सी इज ट्राइंगल ए डी बी एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी। रीज़न देना है और एंगल बी इज इक्वल टू सी ये इक्वल है, इसका भी रीज़न देना। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को। ये हमारे पास ट्राइंगल दी हुई है ए बी सी, क्लियर है जी। इसमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ये दो साइडें बराबर हैं। उसके बाद ए डी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ये एंगल बी ए सी है, तो ये क्या दी है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मीन्स होता है कि ये जो एंगल है जिसको इसने बाइसेक्ट किया है ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं दो लाइनें लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे दो लाइनें कर देता हूँ, ये एंगल हो गया क्लियर। तो पहला हमने इसमें सोल्यूशन बताना है, स्टेट 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ए डी बी और एंगल ट्राइंगल ए डी सी, जो दो ट्राइंगल हैं ए डी बी और ए डी सी, इसमें 3 इक्वल पेयर बताने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है जी। अब इसमें पेयर देखते हैं। सबसे पहले तो हमें गिवन दिया होगी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है जी, ये हमें गिवन दिया है, क्वेश्चन में भी ये चीज़ इक्वल है। उसके बाद हमें दिया हुआ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है बराबर है, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो उसका नाम लिख लेंगे एंगल बी ए डी, एंगल आ जाएगा बी ए डी, या आप डी ए बी भी लिख सकते हो। और ये आ जाएगा एंगल आपके पास सी ए डी, ये भी हमें गिवन दिया हुआ है क्योंकि ये बाइसेक्टर है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप रीज़न बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए की वजह से ये एंगल इक्वल है। और तीसरा पेयर कौन सा हो सकता है, आप आइडिया लगा सकते हैं। तीसरा पेयर है इसमें ए डी, जो ए डी है दोनों ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में भी ए डी ऐड हो रही है, इसमें भी है, तो इसमें आ गया ए डी इज इक्वल टू ए डी। ये क्या आ गया कॉमन, ये आ गई कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो ये 3 पेयर तो हमने फाइंड आउट कर दिया। कहता है कि ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की हमने अभी कंडीशन डिस्कस की है कि इसमें कौन कौन से जो रिलेशन होते हैं, एंगल 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 एंगल, साइड साइड साइड, आर एच एस। तो इसमें देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास क्या आ गया साइड, यहाँ पे कर लेते हैं। पहले क्या आ गया हमारे पास साइड, उसके बाद क्या आ गया एंगल, उसके बाद फिर क्या आ गया साइड। तो इसका रीज़न क्या हो गया एस ए एस, ठीक है जी, साइड एंगल साइड। ये क्राइटेरिया की वजह से ये ट्राइंगल क्या बन गई कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे मेंशन किया हुआ है कि ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए डी सी जो है वो इक्वल है, ठीक है। कैसे इक्वल है वो कंडीशन लगी एस ए एस, ठीक है, लिख सकते हैं बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड। थर्ड इसका पॉइंट है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कहते हैं कि एंगल जो बी है और ये एंगल जो सी है ये इक्वल है। तो ये एंगल कैसे आ जाएगा, तो ये एंगल इक्वल है, इसे हम इसका रीज़न देते हैं सी पी सी टी, ठीक है जी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये आपने याद रखना है कि जैसे ही हम किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, किसी दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, तो उसके उन दोनों ट्राइंगल के बाकी जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो साइड्स है चाहे वो एंगल है, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो उसका जो रीज़न है
हम लिखते हैं CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है जी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसका भी आंसर आ गया हमारे पास कि ये भी रीज़न जो है बिल्कुल ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, उसका रीज़न है CPCT। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद। तो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं 4 मार्क्स वाले, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।